अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मॉर्निंग बेल और मैं हूं आपका होस्ट फहद हुसैन। नाजरीन, कल FATF के हवाले से जो है फ़ैसला आया है। उसमें जो फ़ैसला आया है वो उसी मुताबिक आया है जो हम अपने कई प्रोग्राम्स में बात कर चुके हैं कि गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन थी कि इस बार जो है FATF के इजलास में पाकिस्तान जो है ग्रे लिस्ट से निकलने में कामयाब हो पाएगा, लेकिन हमने कई दफ़ा कहा कि चांसेस जो है फ़िलहाल इतने ज़्यादा नहीं नज़र आते। अब जो कल जो आया है उसमें फ़ैसला, उससे बिल्कुल यही जो है चीज़ वाज़ेह हुई है कि फ़र्दर जो है पाकिस्तान को टाइम दिया गया है। ओवरऑल जो प्रोग्रेस है उसको जो है एक्नॉलेज किया गया है, अप्रिशिएट किया गया है और कहा गया है कि पाकिस्तान ने काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है प्रोग्रेस की है। तकरीबन जो 27 पॉइंट्स थे उनमें से जो 24 पॉइंट्स थे उसमें तकरीबन कम्प्लीटली जो है कंप्लाइंट जो है रहे, बाकी जबकि 3 पॉइंट्स हैं उसके ऊपर जो है मज़ीद काम करना जो है वो पड़ेगा। अब देखते हैं कि जो एक्सटेंशन दी गई है पाकिस्तान को इस हवाले से मज़ीद काम करने के लिए, अब जो नेक्स्ट जो इजलास होगा इनका, नेक्स्ट जो मीटिंग होगी FATF की वो होगी जून में। जून तक के लिए जो है डेडलाइन दी गई है, एक्सटेंशन दी गई है कि जो रिमेनिंग जो पॉइंट हैं उनके ऊपर भी जो है काम किया जाए, उनके ऊपर जो कंप्लाइंस के इश्यूज हैं उनको जो है रिमूव किया जाए, चीज़ें बेहतर की जाए। अब देखते हैं कि पाकिस्तान जो रिमेनिंग जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर किस तरीके से काम करता है। और आया अब जो इजलास होगा जून में उसमें जो है पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलने में कामयाब हो पाएगा या नहीं। फ़िलहाल जो कल जो इजलास हुआ उसमें पाकिस्तान को जो है ग्रे लिस्ट में ही रखा गया और जो टाइम फ्रेम है उसमें जो है एक्सटेंशन दी गई है जून तक की। अब जून में इजलास होगा जिसमें जो है पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है उसको दोबारा रिव्यू किया जाएगा। जो रिमेनिंग पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर जो है कंप्लाइंट करना, उसके ऊपर जो इश्यूज हैं उनको जो है एड्रेस करना वो लाजमी है। अब देखते हैं कि इस पर गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें, FATF ने कल पाकिस्तान की जो प्रोग्रेस है उसको एक्नॉलेज किया, अप्रिशिएट किया कि पाकिस्तान ने काफ़ी ज़बरदस्त जो है प्रोग्रेस की है। डेफिनेटली इसके हवाले से हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है कि जिस तरीके से काम किया, लेकिन फ़िलहाल अभी और काम बज़ाहिर लगता है कि करना पड़ेगा, क्योंकि जो रिमेनिंग जो 3 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर जो है अभी भी गवर्नमेंट को काम करना है। अब देखते हैं कि जून तक इस पे गवर्नमेंट किस तरीके से जो है काम कर पाती है। और आया अब जो इजलास होगा जून में उसमें पाकिस्तान जो है ग्रे लिस्ट से निकलने में कामयाब हो पाएगा या नहीं, इसके लिए जून तक वेट करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट इस तमाम जो सूरत हाल है इससे निकलने के लिए किस तरीके से जो है काम करती है, क्योंकि जून का इजलास बज़ाहिर लगता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान ने अब तक प्रोग्रेस की है FATF की जो रिकमेंडेशंस थी उनके ऊपर, तो काफ़ी हद तक पाकिस्तान ने जो है उसके ऊपर जो है काम कर लिया है, इसको एक्नॉलेज भी किया है FATF ने खुद। अब रिमेनिंग जो 3 पॉइंट्स हैं बज़ाहिर लगता है कि गवर्नमेंट के लिए ज़्यादा इशू नहीं होगा इसके ऊपर जो है काम करना। तो उम्मीद की जा सकती है कि जो अब अगला जो इजलास होगा जून में उसमें पाकिस्तान जो है ग्रे लिस्ट से निकलने में यकीनी तौर पर कामयाब हो पाएगा। अब देखते हैं कि किस तरीके से जो है सूरत हाल गोइंग फॉरवर्ड जो है इस हवाले से अनफोल्ड होती है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो हेयरिंग चल रही थी प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस को लेके सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से, उसके ऊपर जो जजमेंट है उसको जो है रिजर्व कर लिया है। अब देखते हैं कि उसकी जो अनाउंसमेंट है वो कब तक की जाती है। कल जो है रिक्वेस्ट की गई कोर्ट से कि क्योंकि सेनेट के इलेक्शन जो है करीब हैं, उसका जो प्रोसीजर है उसको स्टार्ट करने के लिए जो है इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आना बड़ा ही ज़रूरी है, ताकि इलेक्शन कमीशन जो है अपना जो प्रोसेस है सेनेट के इलेक्शन का उसको जो है स्टार्ट कर सके। अब देखते हैं कि इसका जो डिसीजन है वो इस मंथ के एंड तक आ पाता है या नहीं। बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा सेनेट के इलेक्शन के हवाले से। एक गाइडलाइन जो है डेफिनेटली सेट कर दी जाएंगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। रिमार्क्स के हवाले से अगर हम बात करें कि जिस तरीके से जो लास्ट कुछ डेज़ की जो हेयरिंग्स हुई हैं उसमें डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहा है कि ये जो है सेनेट के जो इलेक्शंस हैं इनका जो प्रोसीजर है उसमें अगर किसी भी किस्म की कोई तब्दीली जो है करनी है तो वो डेफिनेटली जो इदारे हैं जो असम्बलीज़ हैं उनको ही करनी पड़ेगी।
پڑے گی تھرو امینڈمنٹس، آئین کے اندر امینڈمنٹ لا کے، ادروائز اور کوئی جو ہے دیگر راستہ نہیں ہے. لیکن پھر بھی ان کا کہنا تھا کہ پروسیس جو ہے اس کو ٹرانسپیرنٹ جو ہے وہ بنانا جو ہے وہ لازمی ہے، تاکہ کسی قسم کی جو ہے کرپشن جو ہے اس پورے پروسیس میں جو ہے وہ نہ ہو سکے. کیونکہ گورنمنٹ جو ہے ان کا کہنا ہے کہ جس طرح ماضی میں دیکھا گیا ہے کہ سینٹ کے جو الیکشنز ہوتے ہیں وہ چوری ہو جاتے ہیں، ووٹس جو ہیں وہ خریدے جاتے ہیں، اور اس بار بھی ان کے مطابق جو ووٹس ہیں وہ خریدے جا رہے ہیں، ووٹس جو ہے ارکان کی جانب سے بیچے جا رہے ہیں. منڈیاں جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں سینٹ کے الیکشنز کے حوالے سے. اب دیکھتے ہیں کہ اس ڈیسیجن سے جو آئندہ کا جو ڈائریکشنز ہوگی فیوچر میں کہ کس طریقے سے سینٹ کے الیکشن جو ہے وہ ہوں گے، اس میں کس قسم کی جو ڈائریکشنز ہے وہ سپریم کورٹ جو ہے وہ سیٹ کرنے جا رہی ہے. فیصلہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، بہت اہمیت کا حامل ہوگا یہ فیصلہ. دیکھتے ہیں کہ فیصلہ کب جو ہے وہ اناؤنس کیا جاتا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے. فی الحال ریکویسٹ کل جو ہے کی گئی سپریم کورٹ سے کہ جلد از جلد جو ہے فیصلہ جو ہے وہ اناؤنس کیا جائے، تاکہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنا جو پروسیجر ہے، جو پروسیس ہے سینٹ کے الیکشنز کا، اس کو جو ہے باقاعدہ طور پہ سٹارٹ کر سکے. اب دیکھتے ہیں کہ جو فیصلہ ہے وہ سپریم کورٹ کب تک جو ہے اناؤنس کر پاتی ہے. آئی ٹی ایکسپورٹس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آئی ٹی ایکسپورٹس میں زبردست قسم کا اضافہ جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے. اگر ہم بات کریں 7 منتھ فسکل ایئر 21 کے نمبرز کی، یعنی جولائی سے جنوری تک کے جو نمبرز آئے ہیں آئی ٹی کی ایکسپورٹس کے، تو اس میں فینومینل گروتھ رہی ہے. تقریباً 38% سے ایکسپورٹس جو ہیں اس میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. اماؤنٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو تقریباً 1.1 بلین یو ایس ڈالرز تک کی جو ہے وہ آئی ٹی ایکسپورٹس رہی ہیں. زبردست اضافہ، ڈبل ڈیجٹ گروتھ ہمیں نظر آئی آئی ٹی کی ایکسپورٹس میں. ایسی ہی گروتھ اگر ہمیں دیگر جو شعبے ہیں ان میں اگر آئے، دیگر جو انڈسٹریز ہیں ان کی ایکسپورٹس میں آئے، تو ڈیفینیٹلی بہت ہی بہتر رہے گا اوور آل ایکسپورٹس کے حوالے سے. ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ کی ہی اگر ہم بات کریں تو اس میں بھی ایک ریزنیبل گروتھ ہمیں نظر آ رہی ہے، لیکن زیادہ گروتھ جو ہے وہ ہونی چاہیے، کیونکہ گورنمنٹ کے جو ٹارگٹس ہیں کہ اتنی جو ہے ہمیں ایکسپورٹس ٹیکسٹائل کی وہ لے کے جانی ہے، تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی مزید کام کرنا پڑے گا. کم سے کم اگر ہم آئی ٹی سیکٹر کی ایکسپورٹس کو دیکھیں تو ایسی ہی گروتھ ہمیں ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس میں بھی جو ہے چاہیے، تاکہ اوور آل جو ایکسپورٹس ہیں ملک کی اس میں جو ہے زبردست قسم کا اضافہ جو ہے ہم لا سکیں. فی الحال آئی ٹی ایکسپورٹس کے اندر جو ہے ہمیں فینومینل گروتھ جو ہے وہ نظر آئی ہے. لاسٹ 7 منتھس میں تقریباً 38% کی جو ہے گروتھ ہے، ایک زبردست نمبرز ہیں. اوور آل 1.1 بلین یو ایس ڈالرز تک کی جو ہے وہ ایکسپورٹس رہی ہیں آئی ٹی کی. اگر ہم بات کریں صرف جنوری کے منتھ کی، تو جنوری کے منتھ میں بھی ڈبل ڈیجٹ گروتھ جو ہے وہ رہی ہے ایکسپورٹس میں. اگر ہم بات کریں تقریباً 26% کی گروتھ کے ساتھ 161 ملین یو ایس ڈالرز تک کی جو ہے وہ آئی ٹی کی ایکسپورٹس رہی ہیں جنوری میں. تو زبردست گروتھ نہ صرف جنوری کے مہینے میں بلکہ اوور آل لاسٹ 7 منتھ کے نمبرز بھی اگر ہم لیں تو اس میں بھی 38% کی جو گروتھ ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو آئی ٹی کا جو سیکٹر ہے وہ زبردست پرفارم کر رہا ہے ایکسپورٹس کے حوالے سے. اسٹیٹ بینک کے ریزروز کے نمبرز کی اگر ہم بات کریں تو جو کل اسٹیٹ بینک کے جو ریزروز کے نمبرز آئے ہیں اس کے مطابق اسٹیٹ بینک کے ریزروز میں اضافہ جو ہے وہ ہوا ہے. تقریباً 19 ملین یو ایس ڈالرز تک کا جو ہے اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. اوور آل ریزروز کی پوزیشن کی اگر ہم بات کریں تو اس 19 ملین کے اضافے کے بعد اسٹیٹ بینک کے جو ریزروز ہیں ان کی جو پوزیشن ہے وہ تقریباً بنتی ہے 12.9 بلین یو ایس ڈالرز. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کمرشل بینک کے پاس جو اس وقت ڈالر ریزروز ہیں وہ ہیں تقریباً 7.14 بلین یو ایس ڈالرز. اوور آل ٹوٹل جو ریزروز ہیں کنٹری کے وہ ہیں تقریباً 20.04 بلین یو ایس ڈالرز. تو 20 بلین کا جو مارک ہے وہ اس وقت مینٹین ہے. 20 بلین کے جو اوور آل جو ریزروز کی جو پوزیشن ہے وہ مینٹین کی ہوئی ہے. لیکن ہم نے کئی شوز میں بات کی ہے کہ ماضی کی جو گورنمنٹس رہی ہیں ان میں انہوں نے جو غلطیاں کی وہ غلطیاں اس گورنمنٹ جو ہے وہ نہ دہرائے، تاکہ جو آگے فیوچر میں جو ایشوز ہو سکتے ہیں، کیونکہ جیسے جیسے
इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, इंपोर्ट जो है वो बढ़ेंगी। अगर यहाँ से रेमिटेंसेस में अगर हम ग्रोथ थोड़ी बहुत कम होते हुए देखें आइंदा आने वाले महीनों में, तो डेफिनेटली रिजर्व्स के ऊपर जो है प्रेशर पड़ता हुआ नज़र आ सकेगा। यही वजह है कि गवर्नमेंट को अभी से जो है काम करना पड़ेगा ताकि जो रिजर्व्स है इनको जो है ग्रेजुअली जो है बिल्ड किया जाए। जितने ज़्यादा रिजर्व्स की जो पोजीशन होगी वो बेहतर होगी, उतना ही ज़्यादा ना सिर्फ गवर्नमेंट बल्कि ओवरऑल इकॉनमी के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट इस हवाले से कौन से स्टेप्स लेती है। रिसेंटली हमने बात की थी कि गवर्नमेंट जो है यूरो बॉन्ड जो है, डॉलर डिनोमिनेटेड यूरो बॉन्ड जो है उसको भी जो है इशू करने जा रही है नेक्स्ट मंथ, और उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि तकरीबन 1 बिलियन यूएस डॉलर्स तक जो है अमाउंट गवर्नमेंट जो है वो फेच करेगी। तो स्टेप्स जो है बाज़ाहिर लगता है कि गवर्नमेंट ने लेना शुरू कर दिए ताकि जो रिजर्व्स है उनको जो है ना सिर्फ 20 बिलियन डॉलर तक जो है रखा जाए कम से कम, बल्कि इससे ज़्यादा जो है इनमें जो है ग्रेजुअली जो है इजाफा अगर मुमकिन हो सके तो किया जाए। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट इस हवाले से कितना जो है कामयाब हो पाती है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर जो है वो है ओगरा की जो रिकमेंडेशन थी कि जिस तरीके से ओगरा ने जो प्राइसेस बढ़ाई थी, एवरेज गैस प्राइसेस SNGPL के लिए और SSGC के लिए, तो उसकी जो है वो जो रिकमेंडेशन थी गवर्नमेंट के पास गई थी और गवर्नमेंट जो है अब उसको रिव्यू कर रही है। अब देखते हैं कि इस हवाले से गवर्नमेंट जो है वो क्या फ़ैसला लेती है। अगर हम बात करें तो जो इजाफा जो रिकमेंड किया था ओगरा ने SNGPL के लिए वो था तकरीबन 35 रुपये पर यूनिट। उसके अलावा अगर हम बात करें SSGC की, तो SSGC के लिए जो गैस में एवरेज गैस प्राइस में जो इजाफा रिकमेंड किया गया था वो था तकरीबन 14 रुपये पर यूनिट। अब समरी डेफिनेटली रिकमेंडेशन ओगरा की जानिब से जो है वो पहुंच चुकी थी गवर्नमेंट के पास। अब गवर्नमेंट जो है उसको रिव्यू कर रही है। ये जो इजाफा होगा ये फिस्कल ईयर 21 का होगा। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट इस हवाले से क्या फ़ैसला देती है। आया जो रिकमेंडेशन है ओगरा की जानिब से गैस प्राइसेस में इजाफे के हवाले से उसको जो है मंजूर करती है या नहीं। अब ये डेफिनेटली गवर्नमेंट के ऊपर है कि गवर्नमेंट अपना फ़ैसला इस हवाले से क्या जो है वो सामने लेके आती है। मार्केट्स के हवाले से अगर हम बात करें तो कल यूएस मार्केट्स के अंदर हमें सेल ऑफ नज़र आया, ज़बरदस्त किस्म की जो है सेलिंग नज़र आई। अगर हम बात करें डाउ जोन्स की, तो डाउ जोन्स में तकरीबन 560 पॉइंट की जो कल कमी रिकॉर्ड की गई, ज़बरदस्त सेलिंग नज़र आई। अक्रॉस दी बोर्ड हमें सेलिंग नज़र आई कल डाउ में। इसके अलावा अगर हम बात करें नेस्डेक की, तो नेस्डेक में भी सूरत हाल बिल्कुल सिमिलर रही। ओवरऑल नेस्डेक में तकरीबन 478 पॉइंट की जो है वो कल गिरावट रिकॉर्ड की गई। भरपूर सेल ऑफ नज़र आया कल यूएस मार्केट्स में, और उसके जो मेन जो रीज़न नज़र आया वो यही था कि जो यील्ड्स है वहाँ पे बॉन्ड्स के ऊपर वो जो है बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से जो इक्विटी मार्केट्स हैं उसमें जो है हमें सेल ऑफ नज़र आया है कल, और उसका इम्पैक्ट जो है आज एशियन मार्केट्स में भी हमें नज़र आ रहा है। आज तकरीबन जो तमाम एशियन मार्केट्स ओपन हुई हैं वो रेड जोन में इस वक्त ट्रेड होते हुए नज़र आ रही हैं। तकरीबन तमाम ही एशियन मार्केट जो है वो इस वक्त माइनस में हैं। अब देखते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो परफॉर्मेंस है वो आज किस तरीके से रहती है। कल जिस तरीके से हमने देखा था कि दीगर मार्केट जो मुस्बत थी, तो उसका इम्पैक्ट जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे भी आया था। अब क्योंकि कल यूएस मार्केट जो है मनफी रही, उसका इम्पैक्ट जो है दीगर एशियन मार्केट्स पे भी आया है, और तकरीबन तमाम ही एशियन मार्केट्स जो हैं वो इस वक्त रेड जोन में ट्रेड होते हुए नज़र आ रही हैं। अब देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट जो है वो आज हमारी लोकल मार्केट पे आता है या नहीं, देखना पड़ेगा। आज आखिरी सेशन भी है इस वीक का, देखते हैं कि आज मार्केट की परफॉर्मेंस कैसे रहती है, क्योंकि कल मार्केट ने जो है ज़बरदस्त कमबैक किया था। मार्केट ने तकरीबन अपनी जो नफसियाती हद थी 46,000 की, उसको इंट्राडे में जो है अबूर किया, लेकिन डेफिनेटली सस्टेन नहीं कर पाई क्योंकि 46,000 के लेवल पे सप्लाई मौजूद थी। मार्केट की जो क्लोजिंग रही वो थोड़ा सा जो है नीचे रही 46,000 से। ओवरऑल अगर हम बात करें कल के सेशन की, तो अच्छे खासे पॉइंट के इजाफे के साथ मार्केट की जो क्लोजिंग थी वो रही तकरीबन 45,965 पे। 500 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा जो है कल मार्केट में नज़र आया। वॉल्यूम्स की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम्स में जो है कल कमी नज़र आई। तकरीबन KSE 100 इंडेक्स के स्टॉक्स में 28% तक जो है वॉल्यूम कम रिकॉर्ड किया गया। तकरीबन 202 मिलियन शेयर्स का जो है कल काम हुआ। अब देखते हैं कि आज मार्केट की जो परफॉर्मेंस है वो किस तरीके से रहती है, क्योंकि मार्केट जो है अगला ही जो लेवल होगा वो नफसियाती हद है 40,000 की। देखते हैं कि मार्केट उसको अबूर करने में आज कामयाब हो पाती है या नहीं। आज लास्ट सेशन है इस वीक का। अगर हम देखें कि जो दीगर जो मार्केट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस देखें, वो
بظاہر لگتا ہے کہ بھرپور سیلنگ زون میں نظر آ رہی ہیں، تو اگر اس کا امپیکٹ جو ہے آج ہماری لوکل مارکیٹ پہ بھی نظر آتا ہے تو ڈیفینیٹلی آج مارکیٹ میں جو ہے پروفٹ ٹیکنگ اور کریکشن جو ہے نظر آ سکتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آج مارکیٹ کی جو پرفارمنس ہے وہ کس طریقے سے رہتی ہے، ویکلی جو کلوزنگ ہے مارکیٹ کی وہ کس طریقے سے آتی ہے، اور جو سیکٹرز ہوں گے، کون سے سیکٹرز ہوں گے جو کہ مارکیٹ کو سپورٹ پرووائڈ کر سکیں گے آج کے اس امپورٹنٹ سیشن میں، اور کون سے ایسے سٹاکس ہوں گے جو کہ آج انویسٹرز کے رڈار میں رہیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے، تک کے لیے اپنے ہوسٹ فہد حسین کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔